अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कल के लेक्चर के बारे में आपके कोई क्वेश्चंस ना हो, तो कोई भी क्वेश्चन है आपके वो आप बता दें ताकि हम उसको शुरू करें। अच्छा जी, यहाँ पे दो तीन कमेंट्स आए हैं। एक तो हैप्पी न्यू ईयर का है, चलें आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। Sir, I have already been working on freelancer.com and some other categories which are on related to development. Let me know screenshot. हाँ, स्क्रीनशॉट आप किसी भी प्रोजेक्ट्स के दे सकते हैं। असल में हमने फ्रीलांसिंग का खाली टेक्निकल से रिलेटेड नहीं, फ्रीलांसिंग हम उसको एज ए होल सब्जेक्ट दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम कोई भी स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग का कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप उसके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और वो उसको हम अपने रिकॉर्ड में डालेंगे तो वो हम आगे रिकॉर्ड को देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, रिक्वायर वंस यूज करने की बजाय हम लॉगिन डॉट पीएचपी का कॉन्टेक्ट डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स। हाँ, आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका ना एक तो ये रिक्वायर वंस सबसे पहले तो इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि रिक्वायर वंस या इंक्लूड वंस करता है क्या। दूसरी बात ये है कि यूजुअली ये वाली जो डिटेल्स होती हैं ये अलग फाइल में पड़ी हुई होती हैं, ये उस फाइल में नहीं पड़ी हुई होती जहाँ पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब आप लॉगिन डिटेल्स या जितने भी सेटिंग्स वगैरह हैं उनको अलग फाइल में, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इसीलिए होती है कि अपनी डिटेल्स को आप अलग रख सकते हैं, ठीक है। अभी अभी तो ये हमारी बिल्कुल छोटी सी डिटेल्स है, सिर्फ कनेक्शन की डिटेल्स है, कह लें डेटाबेस से जो कनेक्शन करना होगा ना उसके वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हम और भी सेटिंग्स जो हमारे एनवायरनमेंट जो पीएचपी को चाहिए होंगी सेटिंग्स, वो हम डाल सकते हैं कि कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह हमने डिफाइन करने हो, कोई पीएचपी की कोई वेरिएबल्स या कोई पीएचपी के एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हो तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग फाइल में, ठीक है। आप जो कनेक्शन की फाइल है फॉर एग्जांपल, उसमें खाली कनेक्शन से रिलेटेड या इससे रिलेटेड ही काम हो रहे हैं, जिस तरह से ये कनेक्शन की फाइल है यहाँ पे इससे रिलेटेड ही काम काम हो रहा है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स एक तो आपको बताने के लिए किया है, और वैसे यूजुअली अलग अलग फाइल्स हम इसलिए रखते हैं ताकि हम चीज़ों को सेपरेट कर सकें। कोड इसी तरह बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये कनेक्शन का एक अलग वेरिएबल बना लें, एक अलग फाइल बना लें कनेक्शन की, ठीक है। और यहाँ पे ना खाली कनेक्शन को इंपोर्ट करा लें, क्योंकि देखें कनेक्शन आपको अभी तो हमारी सिर्फ दो फाइल्स हैं, ठीक है। अगर आप कोई बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें आपको ये वाला जो कनेक्शन है, ये जो हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये आपको बहुत सारी जगहों पे चाहिए होगा, ठीक है। तो वो आप उसको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे भी आपने स्टॉप करना हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का। अच्छा, कल वाले लेक्चर में क्या चीज़ समझ नहीं आई वो भी आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ आया वो भी पूछ सकते हैं, मैं सारा कुछ दोबारा से रिपीट भी कर सकता हूँ। अच्छा, हम शुरू करते हैं फिर यहीं से। मैं जैम चला रहा हूँ। अच्छा जी, तो कल हमने क्या देखा था, कल हमने पहले तो देखा था कि पीएचपी के थ्रू स्किल टेस्ट डॉट पीएचपी है। अच्छा, अभी चला। अच्छा, लेक्चर यहाँ पे एक फोल्डर आता है 21 अच्छा, कल सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जो कनेक्शन है हम वो किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने ये थोड़े से वेरिएबल सेव कर लिए थे किसी और फाइल में, और फिर उसको इंपोर्ट कराया था अपनी फाइल के अंदर रिक्वायरमेंट्स यूज करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम एक कनेक्शन का वेरिएबल ले रहे थे,
हम उसको इनिशियलाइज करवा रहे थे माई एसक्यूएलआई के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसकी टाइप क्या होगी, माई एसक्यूएलआई, ठीक है। माई एसक्यूएलआई क्या होती है, क्लास असल में कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टोर करता है डेटाबेस के साथ, और उस डेटाबेस मतलब जिस डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्शन करना है, एस्टेब्लिश करना है, जहाँ पे वो पड़ी हुई है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, और डेटाबेस का नाम क्या है, वो सारे मैं इनिशियलाइजेशन के वक्त यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। और जितने भी अब क्यूरी, जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होंगे, मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करूँगा, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज का मतलब वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। एक वेरिएबल हमने देखा था कनेक्ट एरर का, ठीक है। अब ये कनेक्ट एरर का वेरिएबल क्या बताता है, अगर तो कहीं ना कहीं मेरे कनेक्शन में मसला आ जाता है ना, तो इसकी वैल्यू सेट हो जाती है। अगर तो इसकी वैल्यू सेट हुई है, इसका मतलब है कि मेरे डेटाबेस के अंदर कोई ना कोई मसला है, ठीक है। तो अगर तो डेटाबेस के अंदर मसला है, फिर मैं उसकी एरर हैंडलिंग इस तरह से कर देता हूँ, इफ कनेक्शन एरो कनेक्ट एरर। तो अगर ये एरर आ गया मेरे पास, तो उसके बाद हमने तो यहाँ पे भी डाई कर दिया, ठीक है। लेकिन हम वैसे क्या करेंगे, वैसे अपना एरर को जो भी आपके पास आपने कोई पेज दिखाना है या उसको एरर मैसेज अपना दिखाना है कोई, तो आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अभी तो यहाँ डाई आ रहा है ना, तो एप्लीकेशन एग्जिट कर सकते हैं या फिर उसको कुछ चीज़ इस तरह की दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे वाला कोड बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे जिस तरह से हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म का कोड देख लेते हैं हम, काफ़ी सारे फॉर्म्स बनाए थे हमने, ये इंसर्ट बुक फॉर्म है, ठीक है। तो अच्छा ये आपने देखा होगा अगर, तो ये थोड़े से नए करेक्टर हैं, जिस तरह से ये एंड और ये एंड, ठीक है। ये एक करेक्टर है हमारे पास और ये एक प्री का करेक्टर है, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है, ये पीएचपी का कह लें कि हिस्सा है, ये वाला एंड और ये वाला एंड। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो भी स्पेस है ना, ये इस तरह से, अब आप देखें कि अगर मैं इसको हटाता हूँ ना, तो क्या होता है, ये मतलब कह लें पर मुझे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन फिर भी हमारे पास एक मसला आएगा, वो मसला क्या है कि यहाँ पे देखें आप, काफ़ी सारी स्ट्रिंग के अंदर भी काफ़ी सारी स्ट्रिंग है, मुझे कंकैटिनेट करने पड़ेगी। अगर मैंने पूरे का पूरा टेक्स्ट आउटपुट में देना हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं ये वाले कैरेक्टर यूज करता हूँ, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा जो है, ये इको के ये जो इन इन टैग्स के अंदर है, इस एंड के अंदर और इस एंड के अंदर, ये सारे का सारा उसी तरह आउटपुट में चला जाएगा, ठीक है। ये एंड ये वाला काम करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है वो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग बना के इको को दे देगा। अच्छा दूसरा हमने एक टैग इंपॉर्टेंट देखा था यहाँ पे, प्री का टैग, ठीक है। ये हम वैसे कल डिस्कशन में बात भूल गए हम। अच्छा अब ये प्री का टैग क्या करता है, ये प्री का टैग ये करता है, आपने देखा होगा कि ये ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर और आईएसबीएन ये इस तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसको चलाऊं, डिस्प्ले में दूं, तो इनको अलग लाइन में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक नहीं दी, ठीक है। अगर मैं ये प्री का टैग हटाता हूँ तो देखें क्या होता है, ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए, ठीक है। मैंने यहाँ पर मुझे लाइन ब्रेक देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्री का टैग लगा देता हूँ, तो वो क्या करता है कि जिस तरह से मेरे एडिटर में लाइन स्पेस है ना प्रिजर्व, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पे दो स्पेसेस डालता हूँ, ठीक है, ये एक इधर डाल देते हैं और एक इधर डाल देते हैं, तो वहां पे भी मेरे पास अब दो स्पेसेस आएंगे, ठीक है, आउटपुट में। ये देखें, ऑथर के बाद एक स्पेस है और कैटेगरी के बाद एक स्पेस, सॉरी लाइन ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी के बाद लाइन ब्रेक है और ऑथर के बाद लाइन ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये जो स्पेस है ये भी आ रही है, मैं इसको स्पेस को ज्यादा कर देता हूँ और इसको चलाता हूँ, ये भी मुझे नजर आती है। और तो ये तो HTML का टैग हम दोबारा से
देख लिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि ये है क्या, असल में ये फॉर्म है। फॉर्म भी हमने पढ़ा था। फॉर्म के दो चीजें जो थी इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूट्स, एक्शन और मेथड। ये मैंने कहा था आपको बाद में समझ आएंगी। तो आज या कल हमने उनको देखा था कि एक्शन क्या करता है। एक्शन असल में वो स्क्रिप्ट है जहां पे मैंने ये वेरिएबल्स भेजने हैं, ठीक है। हमने जब फॉर्म बनाया था, अपना फॉर्म बनाया था कोई, जहाँ पे हम देख रहे थे कि इनपुट टेक्स्ट क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, तो हमने उनके नाम दे दिए थे, लेकिन हम उनको प्रोसेस नहीं कर सक रहे थे। लेकिन तो जहां पे भी प्रोसेस करना था उस स्क्रिप्ट का एड्रेस देना था। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है, ये मैंने इसी के अंदर ही प्रोसेस करनी है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे ऊपर फॉर्म नहीं रखा हुआ। सबसे पहले मेरे पास डिलीट रिकॉर्ड की ऑप्शन आती है, फिर इंसर्ट रिकॉर्ड की आती है, फिर मेरे पास फॉर्म आता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखें कि फॉर्म सबसे ऊपर नहीं है, और जो एक्शन, क्योंकि मैं इसी स्क्रिप्ट के अंदर इसी डाटा को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो पहले मैं देखता हूँ कि कोई डाटा प्रोसेसिंग वाला तो है नहीं, तो मैं उसको प्रोसेस कर लेता हूँ। डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर दूंगा, इंसर्ट करना है उसको इंसर्ट कर दूंगा। फिर मैं अपनी आउटपुट दिखाऊंगा कि ये फॉर्म है, और उसके बाद नीचे देखेंगे आप तो रिकॉर्ड फैच हो रहे होंगे सारे के, कौन से रिकॉर्ड क्या काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनपुट टाइप, हाँ, दूसरी चीज हमने देखी थी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये तो हम बता देते थे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। फिर हम नेम रखते थे। अब इस नेम का क्या फायदा होता था कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो नेम के अंदर चीज लिखी हुई है हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस्मान लिखा हुआ है हमने, तो ये नेम, अब ये कैसे पता चलेगा मेरी स्क्रिप्ट को कि जो ऑथर का ब्लॉक है उसके अंदर उस्मान लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने इस, ये जो बॉक्स है मेरे पास, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, इसको मैं नेम देता था, ठीक है। तो ये मैंने ऑथर नेम दे दिया। लेकिन हम इसको अब एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना, जब भी हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म का मेथड रख दिया मैंने पोस्ट, या फॉर्म का मेथड रख दिया मैंने गेट, ठीक है, दो पॉपुलर मेथड थे। तो जब भी हम फॉर्म बनाते हैं और अगर फॉर्म का बटन प्रेस हो जाए, ठीक है, इस फॉर्म का बटन प्रेस हो या इस फॉर्म का बटन बटन प्रेस नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं सेंड होगी, ठीक है। अगर मैंने ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है, 1 2 3 ये भी लिख ली है, लेकिन मैंने जो फॉर्म है वो ये वाला बटन प्रेस किया, ठीक है। तो मैं, अगर मतलब ये इस फॉर्म का बटन प्रेस नहीं किया मैंने, इस फॉर्म का बटन प्रेस किया, तो इस फॉर्म की वैल्यू सेंड होंगी और इस फॉर्म की वैल्यूज बिल्कुल सेंड नहीं होगी। अगर मैंने इन फॉर्म की वैल्यू सेंड करनी है तो मुझे ये वाला ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये वाला बटन मैं दबाता हूँ तो वैल्यूज कहाँ पे आती हैं, वैल्यूज हमारे पास एक डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की, आप कह लें कि एक एसोसिएटिव अरे टाइप चीज बन जाती है, ठीक है। अब इस एसोसिएटिव अरे में क्या होता है, इस एसोसिएटिव अरे में जो इंडेक्स है वो वेरिएबल्स के नाम होते हैं, जिस तरह से ये ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर, आईएसबीएन, ये वही चीज है। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ये ब्रैकेट लगाई हुई ना, ब्रैकेट क्या करती थी, एसोसिएटिव अरे का इंडेक्स देती थी, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव अरे के इंडेक्स में पॉइंट करेंगी, और इनके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी ना, ऑथर के अगेंस्ट जो ऑथर की वैल्यू है वो सेव हुई भी होगी, टाइटल के अगेंस्ट टाइटल की वैल्यू सेव हुई भी होगी, कैटेगरी के अगेंस्ट कैटेगरी की वैल्यू सेव हुई भी होगी, ठीक है। तो यही आप देख लेते हैं इसको दोबारा से करके, यहाँ पे 1 2 3 4 ये मैंने अरे दिखी हुई है। अभी क्या है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर एम्प्टी अरे है, ठीक है। अगर मैं ऐड रिकॉर्ड करता हूँ तो ये देखें, अब इसने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ने, सॉरी, ये ऐड रिकॉर्ड ने, ये जो ये वाला फॉर्म है, इसने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ने इसी को रिटर्न किया डाटा, ठीक है। अब दोबारा से ये वाली स्क्रिप्ट चली है ना, यहाँ पे देखें क्या एक्शन क्या है, एसक्यूएल टेस्ट डॉट पीएचपी, ये वाली स्क्रिप्ट दोबारा चली, ठीक है। यही वाली स्क्रिप्ट दोबारा चली, और यहाँ पे इसने देखा कि अब मेरे पास डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो है वो पॉपुलेट हुई हुई है, और वो उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, उसमें ऑथर पड़ा हुआ है, उसका नाम उस्मान है, टाइटल पड़ा हुआ है, उसका नाम 1 2 3 है, कैटेगरी की कोई वैल्यू नहीं है, ईयर वेरिएबल है, लेकिन ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये सेट हुई हुई है। ये आप कह लें कि एम्प्टी वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये सेट हुई हुई है, ईयर की वैल्यू सेट हुई हुई है एम्प्टी, लेकिन वैल्यू सेट हुई हुई है, ठीक है। आईएसबीएन इसकी वैल्यू सेट हुई हुई है 1 2 3 4, ठीक है। तो
अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका होगा, ये ऑथर उस्मान, टाइटल 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा, अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हम आप देखें यहाँ पे आता है डिलीट रिकॉर्ड, ये देखते हैं कि इफ इस सेट अगर अंडर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यही वाला डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसके अंदर डिलीट का वेरिएबल है, कोई डिलीट की कोई वैल्यू है या आईएसबीएन का कोई वैल्यू है, तो डिलीट आईएसबीएन की तो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे देखें आईएसबीएन की वैल्यू आईडी 1 2 3 4, लेकिन ये देखें कि डिलीट की वैल्यू नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा इफ का ब्लॉक है इसको बाईपास कर देगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये डिलीट की क्वेरी लिखी हुई है ना मैंने, तो क्योंकि डिलीट का बटन नहीं सेट हुआ हुआ, डिलीट का रिकॉर्ड नहीं सेट हुआ हुआ, डिलीट का सॉरी वेरिएबल सेट नहीं हुआ हुआ, तो ये इसको बाईपास कर देगा। लेकिन उसके बाद आगे देखें, वो देख रहा है, वो फिर दूसरे जो कोड ब्लॉक है उसमें पूछ रहा है कि ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर और आईएसबीएन सेट हुए हैं। तो यहाँ पे देखें ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर और आईएसबीएन ये सारे के सारे सेट हुए हैं, बेशक एम्प्टी हैं लेकिन सेट हुए हैं। तो क्या करेगा, अब ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब ये जो जितना भी ब्रैकेट के अंदर कोड है ना, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये किस चीज का कोड है, यहाँ पे क्यूरी देखें, क्यूरी है इंसर्ट इनटू क्लासिक वैल्यूज, इंसर्ट इनटू क्लासिक। ठीक है, क्लासिक क्या हमारा टेबल है, वैल्यूज क्या है ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर, आईएसबीएन। ठीक है, जो भी हमने लिखी थी ना, ऑथर को ऑथर दे दिया, टाइटल को टाइटल दे दिया हमने, कैटेगरी को कैटेगरी दे दी, ईयर को ईयर दे दिया। ठीक है, जो भी हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से वेरिएबल आते हैं। ठीक है, ये गेट अंडरस्कोर पोस्ट का कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे देखें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का जो भी अगर टाइटल है तो वो टाइटल की वैल्यू दे देगा, कैटेगरी है तो कैटेगरी की वैल्यू दे देगा, ईयर है तो ईयर की वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखें टाइटल है और ऑथर है तो ऑथर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टाइटल है तो अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर जो टाइटल की वैल्यू वो इसके अंदर आ जाएगी, कैटेगरी है तो अंडरस्कोर पोस्ट कैटेगरी के अंदर जो वैल्यू वो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी, मैं लिख देता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसके अंदर इस तरह करके, क्योंकि ये एसोसिएटिव अरे की तरह के से बिहेव करती है, तो डॉलर इसके अंदर कैटेगरी, तो ये वाली वैल्यू है वो हम इसके अंदर ले आएंगे। ठीक है, और फिर हम उसको इंसर्ट की क्यूरी को चलाएंगे। अब इंसर्ट की क्यूरी कैसे चलाते थे, अच्छा ये तो देख लिया हमने कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट या फॉर्म से वैल्यू बैकएंड के ऊपर कैसे आएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये क्यूरी कैसे चलाएंगे ये वाली। ठीक है, अब क्यूरी हम कैसे चला रहे हैं ये वाली, यहाँ पे देखें ये क्यूरी की मैंने एक स्ट्रिंग बना ली है। ठीक है, इंसर्ट इनटू क्लासिकल वैल्यूज, और वो सारी की सारी एक स्ट्रिंग बन गई क्यूरी की। फिर हम क्या करते हैं, जो मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर मैं पहले वेरिएबल्स चेक कर रहा था, अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, और वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, क्यूरी का फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। क्यूरी का फंक्शन क्या करता है कि जो भी मेरी क्यूरी है ना, जो भी मैं क्यूरी यहाँ पे लिखता हूँ उसको वो एग्जीक्यूट करता है उस डेटाबेस के अंदर जाके। ठीक है, हम तो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, बुक्स में एग्जीक्यूट कर रहे थे, यहाँ पे अगर कोई मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें अब उसका जो रिजल्ट है, यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लासिक्स लिखता हूँ, ठीक है, तो अब इसका जो रिजल्ट है मेरे पास यहीं पे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ही आ रहा है, इसको मैं कहीं भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं पीएचपी के थ्रू रिजल्ट को लेके आ रहा हूँ तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, कोई किसी भी तरीके से दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखें फॉर एग्जांपल अगर ये ऑथर है, मैं इसको ऑथर को कैपिटल में दिखाना चाहता हूँ, इसको कहाँ है ये मैं इसको यहाँ पे H1 टैग में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं H1 लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे H1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, हमने रीसबमिट नहीं करनी वैल्यू इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑथर जो है वो सारे अब H1 में नजर आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो आप तो बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बूटस्ट्रैप यूज करके या कोई भी फ्रेमवर्क यूज करके बड़े अच्छे तरीके से सेंटर में करके दिखा सकते हैं, इसको पॉपुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं अगर एसक्यूएल की क्वेरी चलाता हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं होता है, मुझे यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे मैं उसको पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन वगैरह यहाँ पे उसके साथ डाटा के साथ कर सकता हूँ। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ इंसर्ट इनटू की क्वेरी के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, तो क्यूरी चलती है और उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट सेव कर लेते हैं। जो रिजल्ट है इस क्यूरी का क्या होगा कि इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसमें कुछ रिजल्ट सेट नहीं आएगा मेरे पास, जिस तरह से सिलेक्ट के केस में हमने देखा था कि आ रहा था। तो क्यूरी चलेगी और उसका अगर कोई क्यूरी सही चल गई है तो रिजल्ट आ जाएगा, क्यूरी नहीं एग्जीक्यूट हुई तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं, एरर रिटर्न करेगा वो, ठीक है। तो जो एरर है वो उसको हम देख लेंगे, अगर क्यूरी नहीं सेट हुई तो वो ये हमने उसकी एरर हैंडलिंग की हुई है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर एप्लीकेशन वर्ड यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है वेबसाइट में फॉर एग्जांपल? अच्छा हाँ, अब ये देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। अब जिस तरह से ये है ना, ये एक स्ट्रीम यार्ड एक एप्लीकेशन है, फेसबुक एक एप्लीकेशन है, स्लैक ये भी एक एप्लीकेशन है, गूगल ड्राइव एक एप्लीकेशन है, लेकिन जो ये मेरा पेज है इसको हम छोटे लेवल की एप्लीकेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाटा को एंटर कर रही है, प्रोसेस कर रही है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि ये है प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के, ये क्या है? ये एप्लीकेशन नहीं है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसको हम वेबसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें कंटेंट दिखा रही है बस, ठीक है। मेरे लिए ये खाली एक वेबसाइट है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंटेंट को ब्राउज कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। वेब एप्लीकेशन कोई ऐसी चीज होती है जिसमें जो हमें कोई टास्क परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे लिए खाली एक ब्लॉग है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, ये वेबसाइट है मेरे लिए, ठीक है। इस तरह से काफी सारी स्टैटिक वेबसाइट भी होती हैं, लेकिन ये वाली वेबसाइट क्या कर रही है, स्ट्रीम यार्ड, ये मेरी एक कोई भी फंक्शनैलिटी है कि मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके आप लोगों के साथ आप लोगों को लेक्चर दे सकता हूँ थ्रू वॉइस, या और मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी है, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरी वेब एप्लीकेशन है। ये फेसबुक है, इसमें मैं कमेंट कर सकता हूँ, चैट कर सकता हूँ और बाकी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी कर सकता हूँ, ये मेरी एक वेब एप्लीकेशन है। ये भी मेरी एक वेब एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मैं हम टीम की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट में और वेब एप्लीकेशन में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि वेबसाइट में खाली कंटेंट ब्राउज कर सकते हैं हम, वेब एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी यूजुअली हम कर रहे होते हैं परफॉर्म, ठीक है। एसक्यूएल टेस्ट और पीएचपी फाइल गो थ्रू करते हैं, हाँ वही मैं कर रहा हूँ। अभी हम इंसर्ट का हमने दोबारा देखा, अभी हम डिलीट का देखते हैं। सर हम फंक्शन में ऐड रिकॉर्ड का बटन कब कॉल कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ऐड रिकॉर्ड का बटन प्रेस हो तो पर ये रिकॉर्ड सेव हो, ये कंडीशन में कोड रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। अच्छा आपका क्वेश्चन ये है, ये बल्कि सारे लोग सुन लें कि आपका क्वेश्चन ये है कि ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाने से रिकॉर्ड ऐड क्यों हो जाता है, ठीक है। मैं ये कहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाएं तो रिकॉर्ड ऐड हो जाए, ठीक है। तो ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाने से रिकॉर्ड ऐड नहीं हो रहा इस कोड में, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाने से क्या हो रहा है, ठीक है, दोबारा से सुने। ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाने से क्या होता है, फॉर्म की वैल्यूज जो हैं वो इस एसक्यूएल टेस्ट डॉट पीएचपी को मिलती हैं, ठीक है। अगर मैं ये बटन नहीं दबाता ना, मैं कोई और बटन दबा देता हूँ, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूरा का पूरा, ये फॉर्म है मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर माज अहमद कैटेगरी एजुकेशन ईयर 2021 और ISBN 12345 ठीक है। ये मैंने सारा कुछ लिख लिया, लेकिन मैं बटन ये वाला नहीं दबाता, मैं ये वाला बटन दबाता हूँ। तो अब होता क्या है कि वैल्यू जो भी मैंने लिखा था ना, उसकी वैल्यू पास ही नहीं हुई। उसकी वैल्यू किसको पास नहीं हुई? उसकी वैल्यू ये अंडरस्कोर पोस्ट जो यहाँ पे वेरिएबल है उसको पास ही नहीं हुई। उसको किसकी वैल्यू पास हुई है? उसको ये डिलीट यस और आईएस जो मैंने फॉर्म दबाया था, जिस फॉर्म का मैंने डिलीट का बटन दबाया था, उसकी ये दो वैल्यूज पास हो गई। उसका ISBN पास हो गया कि 1 2 3 4 रिकॉर्ड जो है वो उसने डिलीट कर देना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ऐड रिकॉर्ड का बटन करता है क्या है,
ऐड रिकॉर्ड का बटन जो मेरी यहाँ पे वैल्यूज है ना, ठीक है, जिस तरह से मैंने वही वैल्यूज लिखी थी, ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज लिखी हैं। ऐड रिकॉर्ड का बटन कर क्या रहा है? ऐड रिकॉर्ड का बटन ये यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर, ये क्या दिखा रहा हूँ मैं? ये मैं दिखा रहा हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ऑथर, मास, टाइटल, अहमद, कैटेगरी, एजुकेशन, ईयर 2021, ISBN 123456, ठीक है। तो ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाने से मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी वैल्यू पास कर रहा हूँ इस स्क्रिप्ट को, ठीक है। ये एक्शन है मेरा, मेथड है पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब है। और एक्शन क्या है? SQL test डॉट php, मतलब इसको मैंने वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, किधर गया? हाँ, यहाँ पे ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, अब ये वैल्यूज दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या 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 आ गई हैं? जो जो मैंने उसको पास की थी, ऑथर पास किया था यहाँ पे, मास, टाइटल, अच्छा, अहमद कर दिया था, कैटेगरी, एजुकेशन, ईयर 2021, ISBN 123456, ठीक है। अब ये मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे प्रोग्रामर का काम है कि वो देखे क्या क्या चीजें सेट हुई हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अगर डिलीट का बटन सेट हुआ है, वो डिलीट की क्वेरी चलाएगा। अगर ये 5 चीजें सेट हुई हुई हैं, ये वाली 5 चीजें, ये वाली अगर ये सेट हुई हुई है, तब वो क्या करेगा? वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये वाली चीज जो है ना, कि इफ इज सेट पोस्ट ऑथर, इफ इज सेट अंडरस्कोर पोस्ट टाइटल, अगर ये वाली चीजें सेट हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे। अगर ये डिलीट का बटन, डिलीट की हिडन टाइप और पोस्ट ISBN की ये वाली हिडन टाइप सेट है, तो ये कौन सी क्यूरी चलाएं? ये डिलीट की क्यूरी चलाएं, ठीक है। होपफुली क्लियर होगी क्यूरी, ठीक है। अगर समझ आ गई तो बता दें, अगर नहीं समझ आई फिर भी बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, इंसर्ट क्यूरी के बारे में, हाँ, वो मेरे ख्याल में उनका सवाल ये था कि हाँ चलो, उन्होंने लिख दिया, अब समझ आ गई है। सर, जब हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो डॉलर अंडरस्कोर पर डिलीट की वैल्यू चली जाती है, लेकिन डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में ISBN की वैल्यू उस वक्त कैसे जा रही है? हाँ, ये अभी अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, असल में होता क्या है कि जो भी बटन दबाते हैं ना हम, वो किसी फॉर्म का दबाते हैं। ये देखें, इस फॉर्म का ये बटन दबाता हूँ ना मैं, तो जो फॉर्म की सारी वैल्यूज है ना, इसमें इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5, ये पांचों की पांचों वैल्यूज वहां पे चली जाती हैं, ठीक है। ये वाला बटन दबाने से ये पांचों की पांचों वैल्यूज कहाँ जाएंगी? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि 2 वैल्यूज आई हैं तो डिलीट कर दे रिकॉर्ड, 5 वैल्यूज आई हैं, ये वाली वैल्यूज आई हैं, ये वाली वैल्यू सेट हो गई हैं, तो इंसर्ट कर दे रिकॉर्ड, ठीक है। और इंसर्ट की क्वेरी ये हमने कल भी देखी थी, ठीक है। वही क्वेरी स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, ठीक है। फिर ये वाला फंक्शन चलाता हूँ, कनेक्शन, और उसका कौन सा फंक्शन? क्यूरी का। ये क्या करेगा? डेटाबेस के अंदर ये जो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग बनाई है, इंसर्ट इनटू क्लासिक वैल्यूज, वैल्यूज में वो वैल्यूज दे दी हैं, उसको चलाएगा और रिजल्ट रिटर्न कर देगा। रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? कि 1 रो एडेड या इस तरह का कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर तो रिजल्ट रिटर्न कर दिया फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमारा रिजल्ट जो है वो मतलब हमारी जो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई रिजल्ट इसने एंटर नहीं किया, इसका मतलब है हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, कोई एरर आ गया, ठीक है। तो वो एरर एंडिंग हमने इस तरह से की हुई है कि अगर कोई रिजल्ट नहीं है तो लिखते हैं इंसर्ट फेल्ड, और एरर जो है वो कनेक्शन एरर में अंदर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अगर हम पहले पहले हम इंसर्ट रिकॉर्ड पे चले जाएं, हम देखेंगे इंसर्ट रिकॉर्ड के नहीं, सिलेक्ट की क्यूरी देखेंगे यहाँ पे कि ये डाटा, बाकी डाटा कैसे आ रहा है, ठीक है। ये जो डिलीट रिकॉर्ड का बटन है, ये आ कैसे रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 वैल्यूज क्यों आ रही है वहां पे, ठीक है। वो क्योंकि वो उस फॉर्म में मैंने 2 वैल्यूज रखी हुई है। अच्छा जी, कहाँ पे है? ये हो गया था हमारा, हाँ, फेच रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस, ये वाले सेक्शन पे आ जाए आप। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? ये क्यूरी चला रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लासिक्स, ठीक है। ये इसने कहा है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास वो
मुझे रिजल्ट में चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट सेट आ गया हमारे पास रिजल्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि सिलेक्ट की क्यूरी थी तो कुछ ना कुछ उसने रिटर्न करना था, ये नहीं कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे थे हम, खाली डेटाबेस रिट्रीव कर रहे थे। तो वो उस रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, रिजल्ट के अंदर हमारे पास रिजल्ट सेट आ जाएगा पूरा, उसमें रोज और कॉलम्स में हमारे पास 5 रोज आ जाएंगी, 5 या 6 जितनी भी रोज है। हमने अब तो ज्यादा रोज है क्योंकि हमने यहाँ पे हम वैसे चलाई भी है क्यूरी, ये सिलेक्ट की क्यूरी। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी मेरे पास। मैं दोबारा से इसको चला लेता हूँ, मेरे ख्याल में कुछ डिलीट किया था इसमें। हाँ तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज आ जाएंगी और कितने कॉलम्स आ जाएंगे, ये 5 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं 8 रोज को और इन 5 कॉलम्स को मैंने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसकी क्यूरी ये नीचे लिखी हुई है, ये हमने कनेक्शन में भी देखी थी, ठीक है। यहाँ ये थोड़ी सी फर्क है, ये फर्क कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये मैंने ऐसे बीच में काम किया हुआ है, वही कर लेते हैं। रोड ये वाला काम किस तरह से हो रहा है, ये डाटा डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब डाटा क्योंकि हमारे पास ज्यादा डाटा था, काफी सारी नंबर ऑफ रोज थी, तो मैं देख लेता हूँ कितनी नंबर ऑफ रोज है। और फिर अब मैंने सारा डाटा दिखाना है एक एक रो करके, एक एक रो करके, ये जितनी भी रोज है ना, ये वाली, ये सारी मैंने इन सारों का डाटा दिखाना है एक एक रो करके, 1 रो एट ए टाइम। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये एक लूप लगा लिया नंबर ऑफ रोज के अगेंस्ट, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी दफा ये लूप चलेगा। क्यों उतनी दफा क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने सारी रोज को दिखाना है। अच्छा अब मैंने ये क्या डाटा सीक क्या काम करता है, ठीक है। डाटा सीक $J। अब डाटा सीक क्या काम करता है, डाटा सीक आप कह लें हमारा एक पॉइंटर है जो सेट हो जाता है कि अब मैंने ये वाली रो दिखानी है, या अब मैंने ये वाली रो दिखानी है, ये वाली रो दिखानी है, ये वाली रो दिखानी है। ये वाली रो कौन सी है, 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 0 रो है, 0 वाली रो है, ये 1 वाली रो है, ये 2 वाली रो है, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये डाटा सीक क्या करता है, डाटा सीक हमारा पॉइंटर है जो हमें बताता है कि कौन सी रो को अभी मैंने पॉइंट करना है, ठीक है। ये पूरे का पूरा टेबल रिजल्ट के अंदर सेव हुआ हुआ है, लेकिन जो उसका पॉइंटर होगा वो खाली एक रो के ऊपर होगा, ठीक है। फिर मैं $रो, ये क्या है हमारी, ये यहाँ पे देखें क्या इसके अंदर क्या सेव हो रहा है, रिजल्ट फेच अरे माई एसक्यूएल नंबर, ये न्यूमेरिक अरे फेच कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसोसिएटिव, ASSOC, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसोसिएटिव अरे फेच करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव अरे फेच करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस तरह देना पड़ेगा, ऑथर है सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये हम बाद में करते हैं, पहले हम देख लेंगे डिस्प्ले किस तरह से होगी। ये न्यूमेरिक अरे मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। $रो इज इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट सेट क्या है, रिजल्ट में ये पूरा टेबल आया हुआ मेरे पास, ये वाला रिजल्ट के अंदर क्या है, ये पूरे का पूरा टेबल है। लेकिन मैं अभी क्या ले रहा हूँ उसमें, $रो में क्या ले रहा हूँ, फेच अरे माई एसक्यूएल नंबर, ये न्यूमेरिक अरे में से ये एक अरे फेच कर रहा हूँ, ये एक, ठीक है। अब ये कौन सी अरे फेच करेगा, जहां पे डाटा सीक होगा, डाटा सीक कहाँ पे मेरे पास, अच्छा हाँ ये भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब डाटा सीक कहाँ पे मेरे पास, ये देखें डाटा सीक अगर 0 पे है तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो ये वाली रो रिटर्न करेगा। डाटा सीक 1 पे है तो ये वाली रो रिटर्न करेगा, डाटा सीक 2 पे है तो ये वाली रो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं रो को मैंने रो के अंदर क्या फेच कर लिया, पूरी की पूरी अरे फेच कर ली, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, रो में मैंने अरे फेच कर ली है, उसमें क्या आ गया पहली रो में, ये आ गया मार्क ट्वेन, टाइटल ये आ गया, टाइप ईयर ISBN, ठीक है। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है, अब डिस्प्ले किस तरह से करवाऊंगा, उसी तरह से मैंने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये H1 लिखा हुआ था, मैं इसको हटा देता हूँ।
कोई भी आपने स्टाइल वगैरह देना उसको आप दे सकते हैं HTML के अंदर, ठीक है। ये वही एंड का टैग क्या करेगा कि पूरी के पूरी को जो आउटपुट है टेक्स्ट आउटपुट ये देगा इको के एंड के साथ करता हूँ। अगर मैं प्री का टैग क्या करेगा, लाइन स्पेस प्रिजर्व करेगा, ठीक है। अब ये ऑथर रो 0 ये क्या रिटर्न कर रहा है, इस रो का ये जो अरे बनी थी मेरे पास, इसने क्या किया था, पहली अरे डाल दी थी, इस रो का 0th एलिमेंट ये कौन सा होगा, ये रो है, ये सॉरी अरे है मेरे पास, इसका 0 एलिमेंट ये प्रिंट कर देगा। फिर इस रो का फर्स्ट एलिमेंट ये प्रिंट कर देगा मेरे पास, सेकंड 2 एलिमेंट 2 कौन सा ये है, वो ये प्रिंट कर देगा, 3 ये है और 4 ये है, तो ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। ये प्रिंट हो गए, आउटपुट देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं पहले ही देखूं, अगर सॉरी ये फॉर्म को रीसबमिट नहीं करना, मैं खाली रिफ्रेश करना, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर, ISBN, ये एक दफा प्रिंट हो गया मेरे पास, ठीक है। लेकिन अभी लूप खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा लूप आगे क्या कहता है, ये सारी चीजें प्रिंट हो गई, ठीक है। ये इतना मुश्किल चीज नहीं है, इसके ऊपर दोबारा तुम जब मैं दूसरे लूप की जो सेकंड एडिशन के ऊपर है उसमें चलेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसने क्या किया है, एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब खत्म होता है ना ISBN ये प्रिंट करा दिया, इसके आगे इसने ये एक फॉर्म बनाया, ठीक है। अब ये फॉर्म क्या कर रहा है, एक्शन इसका SQL test.php है, इसका मतलब है कि फॉर्म की वैल्यू सबमिट कहाँ पे होंगी, इसी के अंदर सबमिट होंगी, इसी क्या लें के स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, कि $_ के अंदर वैल्यू सबमिट होगी इस फॉर्म की। अच्छा अब फॉर्म के अंदर इसने क्या रखा है, दो कह लें वैल्यूज रखी हैं, दो कह लें इनपुट टाइप रखी हैं इसने। अच्छा ये अब दोनों के इनपुट टाइप क्या है, हिडन। हिडन क्या होती है, यहाँ पे हमें बाहर नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो एक कह लें कि एक वेरिएबल उसने रख लिया है, लेकिन उसकी टाइप हिडन है। अब उस वेरिएबल का नाम क्या है, डिलीट, उसकी वैल्यू क्या है, यस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट की वैल्यू नो भी कर दूं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने खाली ये यहाँ पे ऊपर क्या चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू सेट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ना भी रखूं तो डिलीट की कोई ना कोई एम्प्टी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इनपुट टाइप हिडन, उसका नाम क्या रख लिया, डिलीट, ये एक इनपुट टाइप रखी है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने कितनी इनपुट टाइप रखी थी, 5 इनपुट टाइप रखी थी, लेकिन वो क्या थी, टेक्स्ट थी, क्या उसके अंदर मैं टेक्स्ट एंटर कर सकता था। ये इनपुट टाइप क्या है, ये हिडन है, इसको मैं इसके साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसके साथ यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये इनपुट टाइप यहाँ पे वेरिएबल बने पड़े हुए हैं, एक डिलीट का वेरिएबल हो गया और दूसरा इनपुट टाइप हिडन है, वेरिएबल का नाम क्या है, ISBN। और उस ISBN की मैं वैल्यू क्या रख रहा हूँ, रो 4 क्या है, वो इस वैल्यू का ISBN है। तो होगा क्या, और उसके बाद क्या रखा है मैंने, डिलीट रिकॉर्ड का बटन रखा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो इनपुट टाइप है, एक है डिलीट, दूसरी है ISBN, और वो ISBN की वैल्यू क्या है, वो उस ISBN की ये वाली वैल्यू है। अब मैं उस ISBN की ये वाली वैल्यू क्यों रखता हूँ, ये आपको आगे जाके समझ आएगी, ठीक है। तो अब हर इनपुट के साथ यहाँ पे मैंने फॉर्म लगा दिया, ठीक है। अब ये वाली जो इनपुट, ये वाली जो सॉरी डाटा की कोई आउटपुट है, तो इसके साथ मैंने एक फॉर्म लगा दिया, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक है डिलीट का और एक है ISBN का। जो ISBN का वेरिएबल है उसकी मैंने ये वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब हम इसके जाते हैं सेकंड आइटरेशन के ऊपर। सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, ये डाटा सीक जो है ये दोबारा से रिटर्न करेगा $J, ठीक है। अब J क्या है, सेकंड आइटरेशन में J की वैल्यू क्या होगी, 1 वाला कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पे 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, कौन सी रो आ जाती है, ये जेन ऑस्टिन वाली रो आ जाती है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। तो जब दूसरी दफा चलेगा तो इस रो के अंदर क्या पड़ा होगा, ये वाली चीज पड़ी होगी, ठीक है। तो ये रो पूरी दिखाएगा, इसके साथ भी ये दो फॉर्म लगाएगा, फॉर्म के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक डिलीट का होगा और एक ISBN का होगा। ISBN की वैल्यू जो है वो
इसी की ISBN की वैल्यू रो 4, ये देखें रो 4 में क्या है, ये वाली ISBN की वैल्यू है ना, ये वाली, सॉरी ये वाली वैल्यू रो 4 में जब J की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से आ गई। इसी तरह रो 3 में जैसे जैसे ये आगे जाता है तो वो हम इस तरह से वैल्यू जो है वो आगे आती जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपको ना ये इसको कमेंट करके दिखाता हूँ, अब देखें क्या होता है। तो अगर मैं कमेंट करता हूँ और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, हाँ अभी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये क्योंकि हम इसको एक ही दफा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस रिजल्ट को बार बार एक्सेस कर रहा होता तो मुझे डाटा सीक को दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता, ठीक है। फिर मैं इस तरह कर लेता, दूसरा क्या टाइटल है, टाइटल किसमें, 2 में, 1 में, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉलर टाइटल दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखें अब क्या होगा, अच्छा ये इस तरह नहीं फच करते, चलें तो मैं बाद में आपको इसके अभी हम इसी तरह रखते हैं और डॉलर टाइटल हम तो अब क्या हो रहा है, अब देखें, अब मैं अगर कोई अब मैं अगर कोई डिलीट रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, तो जो इससे एसोसिएटेड फॉर्म है वो प्रेस होगा, ठीक है, वो रिटर्न होगा। उस एसोसिएटेड फॉर्म में कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, एक है डिलीट की वैल्यू और एक है ISBN की वैल्यू। अब आप ये देखें कि ISBN की वैल्यू अगर मैं खाली ISBN की वैल्यू पे रखता तो ISBN की वैल्यू तो इस फॉर्म में भी सेट हो रही है, जो ये वाला फॉर्म है उसके अंदर भी तो कोई ISBN की वैल्यू सेट हो रही है ना। तो अगर मैं नया रिकॉर्ड की वैल्यू खाली ISBN पे करता तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले ही डिलीट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज रखी हैं, एक डिलीट की ताकि मैं चेक करूं कि डिलीट के फॉर्म में प्रेस हुआ है, दूसरा ISBN की, ठीक है, वो ISBN की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है। अगर जब भी मैं डिलीट रिकॉर्ड का बटन किसी किसी का भी रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो उसका ISBN 1 2 3 4 5 6 ये रिटर्न होता है। ये देखें कि मैंने डिलीट रिकॉर्ड प्रेस किया है तो यहाँ पे आ गया अरे डिलीट नो, वैल्यू नो लिख दिए तो वैल्यू वहाँ पे नो आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि डिलीट होगा नहीं, वो वैल्यू वो रिकॉर्ड आप देखें नीचे से डिलीट हो चुका होगा। तो ये वैल्यू ऐसे ही रखी हुई है हमने, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ ताकि और कंफ्यूज ना हुआ। ये वैल्यू है, ठीक है। और ISBN की वैल्यू क्या रखी है हमने, जो भी ISBN की वैल्यू, ठीक है। अब देखें चेक क्या कर रहा है ये, आते साथ ही सबसे पहले ये चेक करता है पोस्ट के अंदर डिलीट की वैल्यू है, हाँ जी डिलीट सेट हुआ हुआ है, ठीक है। ये नहीं देखता कि डिलीट यस है नो है फलाना आइटम करना है, वो ये खाली ये देखना उसने कि डिलीट सेट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि ISBN की वैल्यू सेट है, ISBN की वैल्यू सेट हुई हुई है, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, अब वो डिलीट की क्यूरी चलाएगा। डिलीट की क्यूरी कैसे चलाता है, पहले तो वो ISBN को सैनिटाइज करता है वैल्यू को, ठीक है। वो जो भी हमारे पास इनपुट की वैल्यू है ISBN की वो उसको यहाँ पे दे देता है ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो ये क्यूरी चलाता है डिलीट फ्रॉम क्लासिक्स वेयर ISBN इज इक्वल टू ये वाला ISBN जो हमने हमारे आउटपुट के अंदर ISBN नजर आ रहा था, वो वाला ISBN उसकी ये वाली क्यूरी चलानी है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है,
डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्शन क्यूरी क्यूरी, ठीक है। अब क्यूरी क्या, क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, क्यूरी कौन सी है, डिलीट फ्रॉम क्लासिक्स वेयर ISBN इज इक्वल टू दिस ISBN। तो जो भी मैंने रिकॉर्ड डिलीट का बटन प्रेस किया है उसके ISBN वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। रिजल्ट में क्या आएगा कि वन रो इफेक्टेड, वन रो इफेक्टेड होगी, तो इसका मतलब है एक वो वाली रो स्पेसिफिक रो डिलीट होगी, ठीक है। तो ये हमारी डिलीट की क्वेरी भी होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, ये जूम सेशन करते हैं, ये अभी कंप्लीट हो गई है ना, इस तरह से ये जैसे क्वेश्चन खत्म होते हैं फिर जूम हम सेशन रख लेते हैं। इनपुट टाइप हिडन, नेम ISBN, वैल्यू इज इक्वल टू रो 4, वैल्यू में डॉलर रो क्यों लिखा है? अच्छा जी, कहाँ है जी रो 4? ये ठीक है। अब ये क्या है, रो के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, इस रो के अंदर क्या आ रहा है, इस रो के अंदर ये पूरी एक ये रो है क्या, एक अरे है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये वाली सारी वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। मार्क ट्वेन, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, फिक्शन 1876 और ये चीज, ठीक है। तो ये रो 4 क्या है, एक अरे है, ठीक है। इसको मैं अगर सिंपल करने चाहूँ आपके लिए तो इसको मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ माई अरे, और यहाँ पे इसको माई अरे, ठीक है। तो हम एक अरे ले रहे हैं रिजल्ट सेट से, ठीक है। अब उस अरे के अंदर क्या आ जाता है, ये वाली चीज आ जाती है। अब इस अरे के अंदर अरे का पहला एलिमेंट क्या है, अरे के 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ये ऑथर पड़ा हुआ है, अरे के 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ये टाइटल पड़ा हुआ है, अरे के 2 पे क्या पड़ा हुआ है, फिक्शन, 3 पे ये, और 4 पे क्या पड़ा हुआ है, ISBN, ठीक है। और हम यहाँ पे ISBN, ये हमने ISBN रखा है ना, और ये हमारी प्राइमरी की है, इसी से मैंने रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अगर मैंने डिलीट की क्यूरी चलानी है तो मुझे ISBN पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये माई अरे है असल में, ठीक है। ये अरे का 4th एलिमेंट है, ठीक है। तो एक रो को मैं अरे में डाल देता हूँ और उसको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ इस तरीके से। हो गया, होपफुली क्लियर होगी होगी बात। अच्छा, हाँ, ये मैंने यहाँ पे भी माई अरे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप से मेरा क्वेश्चन, अब कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई और क्वेश्चन किसी का नहीं है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि ये जो डिलीट का रिकॉर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है सबसे ऊपर? अगर मैं इसको उठाऊं और मैं इसको कट करूं और मैं इसको यहाँ पे रख दूं, ये रिजल्ट क्लोज से पहले, ठीक है। अब भी मेरी जो फाइल है वो चल रही होगी, इसको हम अगर देखें तो चल रही है, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ता है अगर मैं डिलीट रिकॉर्ड को मैंने ऊपर क्यों रखा हुआ है और अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तो उससे क्या होगा, ठीक है। कोई आंसर करेगा इसका? अच्छा, इस पे भी न्यू मैसेज आए हुए हैं, ये मैं देख लेता हूँ मैसेज, ठीक है। प्रोजेक्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें डिटेल्स वाले में अगर आप देखेंगे, डिटेल्स वाली की स्क्रीनशॉट दे देंगे ना आप, तो उसमें आ जाएगा कि जरूरी नहीं है कि आपकी रिलीज वाली आए, आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन वाली वो वाली भी भेज सकते हैं, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन किसी का और, या मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका कोई आंसर देना चाहिए? हाँ जी।
मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ये डिलीट रिकॉर्ड जो है, ये सबसे पहले हमारी जो एसक्यूएल की क्यूरी है, ये कनेक्शन है, डेटाबेस का कनेक्शन बनता है, उसके बाद सबसे पहले मेरी जो क्यूरी चलती है वो चलती है डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो सबसे ऊपर डिलीट रिकॉर्ड की क्यूरी क्यों लिखी हुई है? डिलीट रिकॉर्ड को अगर मैं नीचे कर देता हूँ तो उससे क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ जी, कोई जवाब देना चाहेगा? चलें 1 मिनट में इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर कोई टाइप कर रहा है तो बाकी फिर हम अ, मैं बता दूंगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। चले मैं ही बता देता हूँ, मेरे ख्याल में कोई लिख नहीं रहा। अच्छा, इसको इसको ना ट्राई कर लेते हैं पहले। ठीक है, डिलीट की क्वेरी है तो डिलीट वाला काम कर लेते हैं हम। किधर गया? ये है हमारी क्वेरी बनी हुई। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ। अच्छा, अब मैं डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड। ये ABCXYZ, ये मैं डिलीट रिकॉर्ड का बटन मैंने प्रेस किया। ठीक है, डिलीट यस। ISBN कोई भी नहीं था इसका, एम्प्टी था, तो एम्प्टी स्ट्रिंग वाला ISBN डिलीट हो जाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? ऑथर ABCXYZ, और ये उसी तरह लिखा हुआ है, इसको मैंने डिलीट किया था हालांकि। और नीचे एरर भी आ गया, अनकॉट एरर कॉल टू अ मेंबर फंक्शन क्लोज ऑन बूलियन। ठीक है, लाइन नंबर 84 में एरर आ गया। ठीक है, ये एरर तो हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, कनेक्शन को क्लोज, रिजल्ट को क्लोज कर दिया। ये वाला रिजल्ट किसका रिजल्ट है? अच्छा, ये इसका रिजल्ट है, सॉरी। तो हम रिजल्ट के बाद लिख लेते हैं। तो हमारा जो ये एरर है ना, वो खत्म हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब मैं ये वाला डिलीट करता हूँ, ये वाला रिकॉर्ड। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसने क्या कहा? डिलीट यस ISBN 123545654। ठीक है, लेकिन वो एंड पे यही वाला नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये डिलीट ही नहीं हुआ। डिलीट हुआ या नहीं हुआ? इसको मैं अगर यहाँ पे देखूँ, इसको मैं यही वाली क्यूरी चलाता हूँ एसक्यूएल की, ये स्ट्रक्चर देख लेता हूँ इसका। स्ट्रक्चर नहीं, हम ब्राउज कर लेते हैं, वैल्यूज नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, वो वाली वैल्यू भी डिलीट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँ, अच्छा यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रही है? 1 2 3 4 5 वैल्यूज नजर आ रही हैं खाली। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं? 1 2 3 4 5, और ये छठी वैल्यू भी नजर आ रही है। ठीक है, तो डेटाबेस में से तो डिलीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला फर्क हुआ है। अब ये वाला फर्क कैसे आया है? ये वाला फर्क इसलिए आया है क्योंकि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, डिलीट का बटन यहाँ पे सबसे पहले आए हैं, और हमने ये इनपुट का फॉर्म दिखा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। फिर मैंने सारे के सारे जितने भी वैल्यूज थे वो डिस्प्ले करवा दिए, और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने कोई चीज डिलीट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो पहले मैं रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा देता हूँ और फिर मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो इसलिए मैं डिलीट पहले करता हूँ कि अब यहाँ पे देखें, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया है, और उसके बाद डिस्प्ले करवाने के फौरन बाद ये डिलीट की क्यूरी चल गई होगी। ठीक है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड अब डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं इस डिलीट रिकॉर्ड को दबाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे ऊपर रखते हैं कि अगर कोई क्यूरी मैंने डिलीट करनी हो, वो पहले मैं डिलीट कर लूँ, और उसके बाद मैं उसको हम डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, तो अगर कोई डिलीट करनी है, पहले मैं डिलीट करूं फिर डिस्प्ले कराऊं, ताकि कोई ऐसी रिजल्ट ना आए मेरे पास जो प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे। ठीक है, कुछ समझ आई इस बात की? सर, पहले ऐड रिकॉर्ड के वेरिएबल में भी एम्प्टी वैल्यू है,
होंगी वो भी फर्स्ट टाइम एम्प्टी रिकॉर्ड ऐड करते शायद। हाँ, ऐड रिकॉर्ड का बटन तब तक नहीं काम करेगा जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं डिलीट रिकॉर्ड, जब तक मैं ये ऐड रिकॉर्ड का बटन अगर मैं ये प्रेस करता हूँ ना, तभी कोई रिकॉर्ड एंटर होगा। ठीक है, और मैं ये चेक भी कर सकता हूँ, अगर ये सारे के सारे वैल्यू एम्प्टी है तो वो क्यूरी चलाई ना। ठीक है, ये वाला काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डिलीट रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ तो ऐड रिकॉर्ड की वैल्यूज रिटर्न ही नहीं होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं डिलीट रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ तो डिलीट रिकॉर्ड की वैल्यूज रिटर्न हुई है, ऐड रिकॉर्ड की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। ठीक है, तो ऐड रिकॉर्ड का बटन तभी चलेगा जब मैं उसको प्रेस करूंगा। ठीक है, अच्छा तो हम ना एक अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ। हाँ, बल्कि आपने एक काम करना है, मैं काम भी आपको बता देता हूँ। एक आपने जाना है, ये मेरे पास एक पोस्ट भी है, मैं पोस्ट कर देता हूँ फेसबुक के ऊपर। अच्छा, एक ना हमारी एडमिशन्स चल रहे हैं अभी, इसके अंदर फोटो डलेगी, ये मैंने डाउनलोड किया है, ये। ठीक है, तो आपने ये एक थोड़ी सी हमने फेवर देनी है आपने, कि हमारा ई रोजगार प्रोग्राम के पेज पे जाना है, ट्विटर का अकाउंट होगा आप सारों के पास। तो आपने यहाँ पे जाना है और हमारे जो एक पोस्ट चल रही है एडमिशन्स की, तो हम ये चाहते हैं कि ये असल में फ्री का प्रोग्राम है और इसमें आप ही के टैक्स के पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों तक को इसका फायदा मिले ना, उतने ही हमारी कह लें इकोनॉमी इंक्लूसिव होगी, उतने ही हमारे पास ज़र मुबादला आएगा, फॉरेन रिटर्न आएंगे और उतना ही लोगों को फायदा होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 15 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर इसको मैसेज को जितना फॉरवर्ड करते हैं उतने लोग ही इसी ई रोजगार के बारे में उनको पता चलेगा और वो रजिस्टर करेंगे। तो बजाय इसके कि हम इस पे और टैक्स का पैसा इस्तेमाल करें, प्रमोट करें, पैसे देके, वो भी हम करते हैं अपने अपनी जेब से जितना हम कर सकते हैं। तो आपने एक काम करना है कि आपने ये जो पोस्ट है ई रोजगार की ट्विटर की, इसको आपने फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन इसमें दी हुई है, मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये ट्विटर रीच मोर ऑडियंस। ठीक है, तो ये वाला आप काम कर लें। मेरे ट्विटर यहाँ पे साइन है तो मैं भी ये वाला काम कर लेता हूँ। और हम ना एक जूम का सेशन आज हमने आपके साथ रखना था, वो मैं अभी जूम का एक बना लेता हूँ। मेरे पास लॉगिन नहीं है। अ, हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं 11:15 की। ठीक है, बल्कि इसे शेड्यूल करने के लिए जब नई मीटिंग स्टार्ट होगी होगी। ठीक है, शेड्यूल करता हूँ मैं 11:15 AM। ठीक है, और 30 मिनट की रख लें इसको, 45 मिनट की रख लें, 40 मिनट करती है शायद।
पासवर्ड जनरेट ऑटोमेटिकली, मीटिंग आईडी ये है, इसको हम स्केड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कॉपी इनविटेशन, और ये मैं यहाँ पे आपके साथ पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप जूम इंस्टॉल कर लें, तब तक 2-4 मिनट है हमारे पास, ठीक है। और मैं तब तक आपको ये वाली बात बताता हूँ, किसी का क्वेश्चन है तब तक वैसे तो वो पूछ ले। अच्छा जी, हाँ, अब क्या करना, मैंने ट्विटर लॉगिन करूँ मैं, चलें इसको देखते हैं। मुझे मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। हम्म, ठीक है जी, लॉगिन हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि अच्छा, सबसे पहले हमने ये ई रोजगार प्रोग्राम, ये मैंने लाइक किया हुआ है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। आप ई रोजगार प्रोग्राम को सर्च करें, ये एट ई रोजगार प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पहली पोस्ट है, पहली ही पोस्ट है ना एडमिशन की, सॉरी, ये वाली, एडमिशन और क्लोजिंग और जनवरी 3, ठीक है। तो आपने इसको रीट्वीट का बटन दबाना है यहाँ पे, ये वाली जो पोस्ट है इसको रीट्वीट करें, अच्छा सॉरी, रीट्वीट का बटन दबाना है और कोट करना है ट्वीट को, ठीक है। और यहाँ पे आपने रखना है हैशटैग लगाना है 2021 का, ई रोजगार 2021 का, ठीक है। अच्छा, अब इस हैशटैग से क्या होगा कि ये हम अगर सारे आप लोग करते भी हैं तो हमारा ये कह लें कि ये किसी ना किसी ट्रेंड में आ जाएगा। अच्छा, ये ई रोजगार 2021 को अगर हम करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पोस्ट कर भी दिया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, इनको फॉलो करें। और कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के हवाले से, अभी हम जूम का सेशन में जाते हैं, ठीक है। जूम का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, तो वहाँ पे हम बात करते हैं 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। 11:15 पे हम वहाँ पे बात करेंगे।